गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आरो यारो जो टेस्ट सीरीज हम लोगों की चल रही है ज्योग्राफी का, आज हम लोग टेस्ट नंबर 17 ले रहे हैं। ओके, इससे पहले 16 टेस्ट अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें ज्योग्राफी और इंडियन एग्रीकल्चर को दोनों को ऐड किया गया है। क्लियर? ओके, तो आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, डाइक क्या है? सीधे क्वेश्चन 1 देखें। डाइक, देखिए जो डाइक है ना, जब आग्नेय चट्टान आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की हैं। ओके, जो इग्नियस रॉक है, एक आंतरिक और एक बाह्य, ठीक है ना, जिसको अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ओके, तो जो इंट्रूसिव है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है, आंतरिक, वेट अ सेक, आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो हमारी क्रस्ट है ना, आपको पता है ये क्रस्ट हो गया ऊपर, नीचे मेंटल और इधर नीचे कोर। और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है यहां पर लगभग, तो यहां पे ये वाला हिस्सा जो है सेमी मोल्टन अवस्था में है, ठीक है, थोड़ा यह प्रत्यास्थ टाइप का कह लें, जिसमें हम लोग ये आधा पिघला आधा ठोस इस कंडीशन में ये, ठीक है। और ये जो चट्टाने हैं उच्च तापमान एवं दाब की कंडीशन में क्या हो रही है, इस अवस्था में यहाँ पे है मौजूद। और यही आपका मैग्मा चैम्बर का काम करता है, ठीक है। और इस मैग्मा चैम्बर से जो क्रस्ट में दरारें पड़ती है ना, ओके, डिफरेंट प्रोसेस से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है या ऊपर उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इनसे दरारें जो डेवलप हो रही हैं, उन फॉल्ट के अंदर, उन दरारों के अंदर जब ये मैग्मा इस मैग्मा चैम्बर से निकल के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे उसके धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ये मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह के बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है ना, बल्कि वो अंदर ही जो क्रस्ट की दरारें हैं उन्हीं के बीच में ट्रैप होकर ठंडा होकर जम जाता है। ओके, तो ऐसी चट्टानों को हम लोग आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्लियर है? अब इनकी डिफरेंट शेप है, उनके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। जैसे अगर बेस में काफी बड़े एरिया में इस तरीके से फैला हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैथोलिथ। ओके, बैथोलिथ। ठीक, इसी प्रकार से जो ऐसे वेव शेप में बना रहे हैं, फैकोलिथ। ठीक, फैकोलिथ। तो इनकी आकृति आप देख लें, कौन कौन सी कैसी आकृति है। और ये आपका बैथोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, लोपोलिथ, ओके, और सिल हो गया एंड डाइक हो गया। ओके, हम बात करें इसमें सिल और डाइक की, जब यही मैग्मा ऐसे बाहर निकल के और इस तरीके से यहां पे देखें, ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आया और यहाँ पे दरारों के बीच में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्षैतिज रूप से जब ये जमा हो जाता है, तो ऐसे बने हुए चट्टानों को क्या कहते हैं हम लोग? सिल कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज। और अगर यही मैग्मा आपका ऐसे ऊर्ध्वाधर किसी दरार में जमा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? चट्टानों को डाइक कहते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इनके नाम, लोपोलिथ की बात करें, ये शॉसर जैसे तस्तरी होती है ना, चाय कप वाली, ऐसे इस शेप में यहाँ पे इनमें जमा हो जाते हैं, तो इसमें जो फॉर्मेशन बनता है चट्टानों का उसको हम क्या कहते हैं? लोपोलिथ कहते हैं। क्लियर है? वेव शेप मैंने बता ही दिया आपको, इस तरीके से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में ये जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे फैकोलिथ बन जाता है। क्लियर? तो ये आपके क्या है? सारी आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, जिसमें डाइक जो है एक ऊर्ध्वाधर रूप में, ऐसे क्षैतिज रूप, ऊर्ध्वाधर रूप में जमा हुआ वही मैग्मा है, जिसको हम लोग आंतरिक आग्नेय चट्टान में डाइक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रणेता कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था भाई एल्फ्रेड वैगनर ने। एल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी दिया था लगभग 1912 के अराउंड में। ओके, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि महाद्वीप, आखिर जो महाद्वीप और महासागर हैं उनकी जो वर्तमान में स्थिति है, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से ये बनी है, डेवलप हुई है, क्या प्रक्रिया रही है इनके पीछे, ठीक है। हालांकि वो अपनी इस थ्योरी को कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको क्रिटिसाइज होना पड़ा इस मैटर पे, ठीक है। बाद में उन्हीं का इसी थ्योरी का यूज करके जो
कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, संवहनीय धारा का सिद्धांत, ठीक है ना। इसको दिया जाता है और इसको सेटिस्फाई कराया जाता है कि हाँ जो वैगनर ने बोला था वो सही है। तो 1912 के अराउंड में ये दिया था, किसने, एल्फ्रेड वैगनर ने। ओके, आर्थर होम्स का जो हो गया भाई आपका जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी, यानी अगर हम बात करें उसको संवहनीय धारा सिद्धांत वगैरह, तो ये सब सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, तो इनको देखें। तो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत सर्वप्रथम ये आपका वैगनर द्वारा, यानी महाद्वीपों के बारे में सबसे पहले बताया कि उसका प्रवाह वर्तमान में कैसा है। आपने पेंजिया पेंथलासा के बारे में सुना होगा, फिर बाद में वो टूटता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उत्तरी भाग लॉरेंशिया कहलाया, दक्षिणी भाग उसका क्या कहलाया, गोंडवाना। ओके, गोंडवाना लैंड से ही टूट के अलग हुआ और जो बने महाद्वीप उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो लैंड पार्ट है वो किससे बने थे, गोंडवाना से, ठीक है। और लॉरेंशिया जो ऊपर वाला हिस्सा था उस पेंजिया का, उससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये रीजन बने। ओके, तो ये उन्होंने ही थ्योरी दी थी। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। देखिए टोम्बोलो हुआ, इसके अलावा कुछ मैं और भी बता दूं आपको, स्पिट बार या सैंड बार, ओके। इसके अलावा आपका जो हुक हो गया, हुक, ओके। तो ये सब जो है स्थलाकृतियां, जो सागरीय तरंगे हैं ना, सागरीय लहरें, उन लहरों के द्वारा तट के अपर्दन से जो अवसाद निर्मित होते हैं, उन अवसादों के निक्षेपण से बनता है। क्या बनता है, निक्षेपण से, ये प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, निक्षेपण से बनता है, ठीक है। तो ऐसी स्थलाकृतियां, जस्ट यहां पे देखें जरा ध्यान से, इस तरीके से कोई सागरीय तट है, ठीक है, ये हो गया हेडलैंड, ये स्थल हो गया आपका स्थल, और यहां हो गया आपका सागर, अंदर सागर। अब सागरीय लहरें जब यहां पे अंदर पहुंचती हैं, ठीक है ना, इससे टकराई, यहां पे भी ऐसे अंदर जा रही हैं, इनसे टकराई, तो यहां पे कोने तट, जो तटीय पार्ट है यहां पे मौजूद चट्टानें उनसे टकरा के अपरदित करती हैं, और जो यहां से एक ऑफशोर ड्रिफ्ट चलता है, एक जलधारा या प्रिवेलिंग विंड जो है, वो क्या करते हैं, यहां के अवसादों को लाके इस तट के अलोंग ऐसे डिपॉजिट करते जाते हैं धीरे धीरे। तो जब ये इस तरीके से विकसित हो जाता है, एक सैंड, ये बालू का एक निक्षेपण है, ठीक है ना, ये यहाँ पे सैंड पार्ट है, उनका निक्षेपित हो चुका है ये उथले क्षेत्रों में, जो शैलो एरिया होते हैं सागरीय तट के समीप। तो यहां पे देखें, एक किनारा ये हेडलैंड से लगा हुआ है, दूसरा सागर की ओर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे निक्षेपण होता जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं स्पिट बार, ओके। और इसी तरीके से इधर भी जब दो स्पिट बार आपस में जुड़ जाते हैं ना, इस तरीके से आपस में ये विकसित होते होते जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर बार, संरोधी जो बार होते हैं आपके, बैरियर बार। क्लियर, ओके। और अब देखो इधर पूरा ये सैंड का एक स्थल खंड पूरा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। अब इस तरफ सागर का जल फंसा रह गया, तो ये रुका हुआ सागर का जल एक झील का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं, लैगून या कयाल, ओके, लैगून या कयाल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ओके। ब्रैकिश वाटर हो गया ये आपका, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पे आते हैं टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या है, तो टोम्बोलो बेसिकली इसी प्रकार के सैंड बार हैं, लेकिन ये इस हेडलैंड को कनेक्ट नहीं करेगा। ये क्या होगा कि अगर मान लो सागर में यहां पे कोई एक आइलैंड है, द्वीप है, ओके, और इस द्वीप से यहां से कोई एक सैंड बार ऐसे डेवलप होते होते इस द्वीप से कनेक्ट हो जाता है। अब ये जनरली इसलिए कनेक्ट होता है, मान लो सागरीय तरंगे एक इधर से और दो तरफ से लहरें आ रही हैं, वो दोनों लहरें क्या कर रही हैं, एक तो इधर से नीचे से जा रही है, इधर से, तो ये इसके तट को अपरदित कर रही हैं और धीरे धीरे निक्षेपण आगे की ओर बढ़ा रही है, और ये बढ़ते 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 इस हेडलैंड से जुड़ जाता है। तो ये कनेक्टिविटी दे दे रहा है किसको, इस द्वीप को इस स्थल खंड से जोड़ देता है, और ये पूरा सैंड बार हो गया आपका। तो ऐसा सैंड बार जो किसी सागरीय द्वीप को हेडलैंड से मुख्य भूमि से जोड़ देता है, वो क्या कहलाता है आपका, टोम्बोलो, ओके। या इसको हम लोग स्थल डमरू मध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जल डमरू मध्य होता है ना, दो जलराशियों को जोड़ने वाला जलराशि पतली, इसी प्रकार से दो स्थल खंडों को जोड़ने वाला पतला स्थल खंड स्थल डमरू मध्य कहला देगा, ठीक है ना। तो ये टोम्बोलो हो गया। इसका फिगर देखे जरा आप,
ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये तट है आपका, ठीक है ना, ये आपका खाड़ी हो गई एक इधर, और यहां पे देखें ये निक्षेपण होके, ये जो आपको दिख रहा है इतना एरिया, ये सब निक्षेपण होके क्या हो गया, एक बैरियर बार बन गया। तो इसने क्या किया, इस जल को यहां पे रोक दिया, और ये क्या बन गई आपकी कोस्टल लैगून बन गई। क्लियर? ओके। तो इसी तरीके से आपको ये स्पिट बार, ये आगे बढ़ता जाएगा, स्पिट बार जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, जब आगे तट को ये टच कर देता है तो अंदर वाली जल राशि को रोक के रख देता है। जनरली ये स्पिट बार और सैंड बार ये जो है, ये नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर यानी माउथ पर, या फिर जो खाड़ी गल्फ बे एरिया है, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर, ठीक है ना, वहां पर ये डेवलप होते मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अब ये किसी स्थल को, यहां पे देखिए ये कोई आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है, ओके, और इस द्वीप को इस मुख्य भूमि से यहां से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहां से ये देखो ड्रिफ्ट चल रही है, ये जलधाराएं यहां से अपर्दन करके निक्षेपण कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये टोम्बोलो कहलाता है, ऐसा स्थलखंड क्या कहलाता है, टोम्बोलो कहलाता है। और ये जनरली उन क्षेत्रों में बनते हैं जो उथले क्षेत्र होते हैं, गहरे क्षेत्रों में नहीं बल्कि उथले या शैलो रीजन में, ओके, वहां पे डेवलप होते हैं। क्लियर है भाई इतनी बात? ओके। ऐसे टोम्बोलो जो होते हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो इटली के ऑफशोर तट हैं वहां पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसी आकृतियों के बारे में आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि इनका निर्माण किस प्रक्रम से होता है, तो नदी, पवन, हिमानी, सागरीय तरंगे, ठीक है ना, इनके द्वारा नहीं होता। ओके, तो सागरीय तरंगे जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4, इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम से होता है? तो देखिए जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं ना, मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करूं, डेजर्ट एरिया, वहां पे जो अपर्दन का मुख्य कारक होता है, ओके, कौन होता है भाई? अपर्दन का मुख्य कारक पवन होती है, विंड्स होती है। विंड्स बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से चलती हैं। साथ ही साथ इन विंड्स के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, विंड्स के अंदर कौन क्या होता है? सैंड पार्टिकल। ये सैंड पार्टिकल जो होता है ये एक मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? अपघर्षण में। जब ये हवाएं किसी चट्टान से, सामने आने वाली चट्टान से टकराती है ना, तो उसके अंदर मौजूद, जो हवाओं के अंदर मौजूद ये सैंड पार्टिकल है ना, ये उस चट्टान को कंटिन्यू घिसते हैं। ओके, तो घिसने के, अब ये प्रक्रिया साल दर साल जब चलती रहती है तो उन चट्टानों को घिस घिस के क्या करते हैं? पतला करते जाते हैं, अपर्दन कर देते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से स्थलाकृतियां इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा छत्रक शिला, छत्रक शिला, मशरूम रॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस आकृति की, नीचे से बहुत ज्यादा अपर्दित हो गया, ऊपर का बचा हुआ पोर्शन रह गया, छत्रक शिला। ओके, और आपका इंसेलबर्ग हो गया, ठीक है, ज्यूगेन हो गया, आपका जुगेन हो गया, यार्डंग हो गया, यार्डंग। ओके, तो ये सब स्थलाकृतियां हैं, ये पवनों के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनी है, और किन क्षेत्रों में? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनी है। क्लियर है भाई? ओके, तो इंसेलबर्ग ऐसी ही स्थलाकृतियां हैं जहां पे चट्टानें क्या होती हैं भाई? कठोर और मुलायम चट्टानें एक साथ पाई जाती हैं, कठोर और मुलायम चट्टानें एक साथ पाई जाती हैं, ठीक है, ओके, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, और उसमें जो ये मुलायम चट्टानें, इनका अपर्दन इजीली हो जाता है, कठोर चट्टानें शेष रूप में बची रह जाती हैं। ऐसी स्थलाकृतियां आपकी इंसेलबर्ग कहलाती। फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, यहां पे मान लो इस तरीके से कोई एक आसपास पूरा एरिया था, ठीक है, इसका साइड से पार्ट क्या हुआ? इरोड हो गया, इरोड हो गया, इतना रेमिनेंट पार्ट जो बचा हुआ रह गया, ये क्या कहलाएगा? आपका एक इंसेलबर्ग। इसके आसपास का एरिया देख रहे हैं पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, कभी ये पूरी ऐसे पहाड़ी रही होगी, तो इधर का एरिया खत्म, बीच का ये जो कठोर पार्ट बचा रह गया, इसी को हम लोग इंसेलबर्ग का नाम दे देते हैं। क्लियर? तो इनका निर्माण किससे हुआ भाई? पवनों के द्वारा हुआ है। ओके, बाकी ये एग्जाम्पल भी आप याद रखिए, छत्रक शिला, ज्यूगेन, यार्डंग, ओके, जिसको मशरूम रॉक हम छत्रक शिला को बोलते हैं, इंसेलबर्ग, ये सब मुख्य आकृतियां हैं। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ड्रमलिन क्या है? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ड्रमलिन। ड्रमलिन देखें, ये आपको मिलेगा किस एरिया में? ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है ना, हिमानी। ओके, तो इन ग्लेशियर्स के द्वारा क्या होता है? ये ग्लेशियर्स जब यहां पे तुषार क्रिया होती है, तुषार, ओके, तुषार क्रिया में क्या होता है भाई? इस क्रिया में
जो बर्फ होता है ना, वो दिन के समय में जब सनलाइट पड़ती है तो वो पिघलता है, ठीक है, पिघलेगा तो आगे की ओर प्रवाहित होगा जल के रूप में, और फिर शाम होते होते तक जैसे ही सनलाइट कम होगी, टेम्परेचर गिरेगा, वो फिर से जम जाएगा। तो उसको कंटिन्यू पिघलना और जमना, यही क्रिया क्या कहलाती है? तुषार क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, मान लो ऐसे कोई पर्वत है और इस पे आपका क्या है भाई, ग्लेशियर वगैरह है, ठीक है। अब यहां से जल पिघल के नीचे चला, और नीचे जब जाएगा जल तो यहां तलछट पे जो जमा है अवसाद, इन अवसादों को अपने अंदर ले लेगा वो, क्लियर है। इन अवसादों को बहाते हुए जब आगे चलता है, ओके, तो आगे फिर वो जम जाता है, ठीक। और ऐसे फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे मान लो सामने कोई अवरोध है, चट्टान है, तो यहां पे जमा हो गया और यहां पे भाई धीरे धीरे उसका स्लोप ऐसे डेवलप होता जाता है। तो एक तरीके से इस अंडाकार आकृति के रूप में आपको दिखेगा, ऐसी स्थलाकृतियां बन जाती। अब ये जो जमा हुआ, ठीक है, इसका स्लोप इसलिए क्योंकि जल जब इस तरीके से बह रहा था, इस स्लोप पे बह रहा था, और फिर बाद में वो फ्रीज हुआ तो वो जम गया। तो ऐसी स्थलाकृतियां जो है इनके तटों पे देखने को मिल जाती हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। तो ड्रमलिन बेसिकली क्या है, अंडाकार पहाड़ी हो गई। एग्जांपल सामने दिखाता हूं मैं आपको फिगर में, देखिए इधर से आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, जल प्रवाहित हो रहा है, और यहां पे ये कोई चट्टान थी, ओके। इस चट्टान के ऊपर से जब जल ऐसे धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा था तो जमता गया, इसके ऊपर जमता गया, ओके, और इस तरीके से आगे इसका स्लोप बन गया। तो ऐसी आकृतियां आपको जो इन ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं, क्लियर, ओके। तो इनको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओल्ड फेथफुल गीजर की बात करें जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है, कहां अवस्थित है? देखिए ओल्ड फेथफुल गीजर, इसमें गीजर वर्ड जो है, गीजर होते क्या है ऐसे समझिए, ये कोई आपका क्रस्ट है, ओके, इसमें ये दरारें हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दरारें बनी हैं, ओके। नीचे यहां पे भाई कोई एक्टिव वोल्केनो है, मैग्मा, मैग्मा, ओके। अब ऐसी चट्टान, ये क्रस्ट है आपका, मैं यहां पे सतह बना दे रहा हूं, पेड़ दिखा दे रहा हूं। जो भूगर्भ के नीचे इन चट्टानों के, इन दरारों के मध्य में जो वायुमंडल से और हमारे वर्षा का जल धीरे धीरे रिस के अंदर आके यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है ना, ये वाटर इसके अंदर जमा हो गया। अब क्या होता है, अगर इसके नीचे कोई ऐसा एक्टिव वोल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो वोल्केनो है इसका जो टेम्परेचर है, हीट है, वो ऊपर चट्टानों को गर्म करेगा, और इस गर्मी से क्या होगा, ये वाटर जो होगा वो बॉइलिंग वाटर तक पहुंच जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जल जो है किसमें, जलवाष्प में या भाप में परिवर्तित होना शुरू होगा, ठीक है ना, यानी स्टीम बनना शुरू होगा, और साथ ही साथ इसमें जो एयर है, बबल्स वगैरह बनेंगे, ओके। और ये बबल्स क्या करते हैं, इस नली को ट्रैप करते हैं, धीरे धीरे स्टीम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर एक लेवल पे जब पहुंच गया तुरंत उसमें से प्रेशर निकलता है, इसी तरीके से यहां पे जब प्रेशर धीरे धीरे पूरा बढ़ता जाएगा तो अचानक से फिर ये तेजी से फोर्स के साथ ये क्या होता है, जल को, जो गर्म जल होता है उसको एटमॉस्फेयर में लगभग 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक, 40 मीटर ऊंचाई तक ये ऊपर की ओर फाउंटेन के रूप में एक फेंकता है बाहर, ठीक है ना। तो ये एक रेगुलर अंतराल पे इस तरीके से ये प्रक्रिया करता रहता है। जैसे ही जल इसने बाहर फेंका, प्रेशर रिलीज हो गया, अब जैसे कुकर है, प्रेशर रिलीज हो गया, फिर कुछ समय लेगा प्रेशर बनाने के लिए, फिर से वो करेगा, सेम यहां पे फिर से वो कुछ समय लगाएगा, जब स्टीम फिर से डेवलप हो जाएगी, फिर से वो उसी प्रेशर के साथ जल को बाहर फेंकेगा। यही प्रक्रिया जो है ये भूतापीय ऊर्जा के कारण, ये जो है भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी के कारण ये होती है, और इस प्रकार की जो जल निकलती है उसको ऐसी इस्तेलाह को हम लोग गीजर कहते हैं, क्लियर है, गीजर, ओके। और ओल्ड फेथफुल गीजर की बात करें तो ये जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसका उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है, वहां पे व्योमिंग वगैरह जो देखेंगे, व्योमिंग शहर, और वहीं पे आपका प्रोविंस है उसका, तो वहां पे आपको ये ओल्ड फेथफुल गीजर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली सिचुएटेड है जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ना, येलो स्टोन नेशनल
नेशनल पार्क, अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। क्लियर है? ये अमेरिका का फर्स्ट नेशनल पार्क है और इसको वर्ल्ड का भी फर्स्ट नेशनल पार्क माना जाता है। ठीक है, येलोस्टोन, यहाँ पे येलोस्टोन रिवर भी फ्लो करती है जिसकी वजह से ये नाम भी दिया गया इसको येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्लियर है भाई? ओके, तो ओल्ड फेथफुल गीजर ध्यान रखें कहां पे है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इस प्रकार के गीजर रेयर होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चिली हो गया, ठीक है ना, इन कुछ क्षेत्रों में ऐसे गीजर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इनका जो मेन सोर्स है ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा के कारण जो ये जल का गर्म होना होता है उसकी वजह से ये गीजर डेवलप होते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़े हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, व्योमिंग लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, किस जगह है, व्योमिंग। ओके, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। आपको पता होगा हमारा जो पृथ्वी है इस पे लगभग जो जल है उसका 97%, ठीक है ना, 71% पार्ट में अगर मान लो जल है तो उसका टोटल हम देखें जितना भी जल अवेलेबल है 97% ओशियनिक वाटर है। ओके, और ये ऐसा वाटर है, सलाइन होता है तो यूजेबल नहीं है, इसको हम पी नहीं सकते। ओके, तो जो रिमेनिंग का 3% बचता है ना, वही क्या है, आपका फ्रेश वाटर है, यानी मृदु जल है। फ्रेश वाटर, ताजा जल या मीठा जल भी इसको कह सकते हैं। अब इस 3% को अब इसमें देखें तो सबसे ज्यादा इसमें किस जगह है भाई, तो वो है ग्लेशियर के रूप में। जो ग्लेशियर है ना, मैक्सिमम पार्ट तो उसके रूप में जमा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर के रूप में जमा है। ओके, जो भूगर्भ के अंदर है ग्राउंड वाटर उसके रूप में जमा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल के अंदर जो मृदा है ना, उसकी नमी में जो मॉइस्चर में जो है वो है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में है, वायुमंडल में जो नमी है एटमॉस्फेयर, उसमें ये फ्रेश वाटर है। और देन फिर हम लोग देखेंगे रिवर वगैरह, जो नदियां हैं, रिवर वहां पर, और लेक्स वगैरह जो हो गई, इस लेक जो झील वगैरह होता है। ठीक है ना, तो ये इनका क्रम याद रखेंगे। सबसे ज्यादा हमारा जो पृथ्वी पे ताजा जल है वो किस में मिलता है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद और इन ग्लेशियर्स में भी देखें तो अंटार्कटिका वगैरह जैसे क्षेत्र है, यहाँ पे काफी थिक शीट पाई जाती है आइस की, उसमें काफी ज्यादा आपका ये फ्रेश वाटर मौजूद है। उसके बाद ग्राउंड वाटर आता है, फिर सॉइल आता है। रिवर का जो पोजीशन है वो बाद में है, सॉइल और एटमॉस्फेयर के बाद में रिवर है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। तो इसमें भाई क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में ये संचित है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला सही। क्लियर है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भाई बात करें अगर हम लोग, तो देखो एक तो ग्रीनलैंड हो गया सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोर्नियो है, ठीक है, इंडोनेशिया जो उसके ऊपर मिलेगा आपको। एक छोटा सा, एक मतलब छोटा नहीं कहेंगे, है तो बड़ा आइलैंड। ठीक है, तो बोर्नियो जो है इस एरिया में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पापुआ न्यू गिनी हो गया, मेडागास्कर हो गया। ओके, ये कुछ बड़े जो आइलैंड है, द्वीप है, वो विश्व के हमारे यही है। तो इसमें अगर हम बात करें इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो दैट इज बोर्नियो। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली ये चर्चा में भी था, बिकॉज जो इंडोनेशिया है वो अपनी राजधानी जो जकार्ता है उसको वहां से शिफ्ट करके यहां पे कालीमंतन जो है एक शहर है बोर्नियो आइलैंड पर, वहां पे शिफ्ट करना चाह रहा था। ठीक है ना, तो उसकी वो ये प्रक्रिया 2045 तक, आई होप वो जैसा उसका टारगेट है रखा है। रीजन उसके पीछे था क्योंकि वो जो जावा में ये एरिया था, ठीक है ना, कौन सा, जकार्ता। अब वो जकार्ता जो है वो बहुत सारी वहां पे प्रॉब्लम, जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ओके, साथ ही साथ वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसका सी लेवल राइज कर रहा है, तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10-20 सालों में वो पूरा डूब जाएगा। तो इन कंडीशंस की वजह से इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। तो बोर्नियो, ये ध्यान रखिएगा, इन सभी में मेडागास्कर से भी ज्यादा बड़ा क्या है, ये आपका बोर्नियो। हिंद महासागर में इधर देखें तो सबसे बड़ा आपका ये दिख रहा है मेडागास्कर। क्लियर, आगे बढ़े भाई नेक्स्ट। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, काकरापार। ओके, काकरापार, हाँ, हमारे भारत में अगर हम देखें तो लगभग 7, हाँ, अप्रोक्स जो
एट प्रेजेंट वर्किंग है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें सबसे बड़ा बात करें तो कुडुनकुलम तमिलनाडु में जो है वो है, ठीक है ना, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो इनके लोकेशंस जैसे हमारे यूपी में भी है, नरोरा हो गया, इसके बाद काकरापार हो गया, कलपक्कम हो गया और कुडुनकुलम हो गया, इसके बाद तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये कुछ प्रमुख आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें अगर हम बात करें काकरापार, तो काकरापार भाई कहां पे है, ये गुजरात में है। क्लियर, तो गुजरात में ये है आपका जो सूरत शहर है, वहां पे अगर हम देखें, और सूरत शहर किस नदी पर है, वो तापी नदी पर, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन हो जाएगी गुजरात। ओके, तो वहां पे ये सिचुएटेड है। आगे बढ़े भाई, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की है। एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सीधे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा। इंडिया में एट प्रेजेंट, ओके, 2023 की जो अपडेटेड डेटा होगा, इसको मंत्रालय की साइट से या न्यूज में जो भी रिलायबल होगा उसको आप आंसर में अपने मानिएगा। तो उसमें क्या है कि इंडिया में टोटल जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, उसमें पार्टिसिपेशन पहले देखना है किसका है। थर्मल पावर प्लांट का ऑब्वियस है सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका जो हम लोग हाइडल प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखें, हाइडल हो गया आपका, और रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो इनके अलग अलग परसेंट देखने हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। क्लियर है भाई, ओके, इन पॉइंट को आपको तैयार करना है। साथ ही साथ कौन सा राज्य किस फील्ड में, यानी न्यूक्लियर में या फिर थर्मल पावर प्लांट में या फिर हाइडल में, ओके, या फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किस सेक्टर में कर रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन याद देखना है। ओके, तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है, तो ताप विद्युत, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, एनटीपीसी वगैरह नाम सुने होंगे आपने, जो कोल बेस्ड होते हैं, कोल, और ये गैस बेस्ड भी होते हैं, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ कोल बेस्ड है। ओके, तो कोल आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है, इनसे मैक्सिमम, यानी ये जीवाश्म ईंधन पे बेस्ड है। ओके, तो इन्हीं से ही सबसे ज्यादा लगभग 70% एट प्रेजेंट बात करें हम लोग, तो 70 से 75% का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो किसके, अकेले इन्हीं थर्मल से। तो अभी हम ये कार्बन इमिशन को रोकने के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक एनर्जी टेक्नोलॉजी पे, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, ओके, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह नाम सुना होगा, तो उन सब पे काम चल रहा है। तो आने वाले समय में हमारा जो आईएनडीसी है, ओके, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है हमारा, कि हम जो कार्बन इमिशन होगा उसमें कितना परसेंट रिड्यूस करना है, तो उन सबको फोकस करते हुए अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और समय दर समय हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर क्या कर रहे हैं, अपना उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी की कंडीशन में ताप विद्युत जो संयंत्र है उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान है। ओके, आगे बढ़े भाई। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ओके, देखिए जो सुनामी वार्निंग सेंटर है, ये 2005 में जापान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2005 में, उसमें पार्टिसिपेशन हुआ। ओके, सभी जो प्रमुख तटीय देश थे, ओके, क्योंकि भाई सुनामी तो वहीं आएगी, ठीक। तो 2006 में इंडिया ने 2006 में इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को एडॉप्ट किया था 2006 में। 2007 जो है उसमें इसने क्या किया था, अपने यहां ये सुनामी वार्निंग सेंटर हमने भारत में स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया इसको हमने, जो सुनामी वार्निंग सेंटर है, कहां पर, हैदराबाद में, हैदराबाद। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन साइंस जो है, ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, इसके तहत हमने क्या किया है, ये सुनामी वार्निंग सेंटर, जो कि ये हैदराबाद में इसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जो कि ऐसी कंडीशन में जो सुनामी की कोई कंडीशन हो तो अर्ली वार्निंग ये दे सकता है हमको, ठीक है, और उससे हम सावधान हो सकते हैं। 2004 में आपको पता होगा, 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, और उसी के बाद ये सब कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहां पर है भाई, ये हैदराबाद में है। ओके, चेन्नई विशाखापट्टनम मत लगा देना, ठीक है। हाँ, सोचे कि चेन्नई, हाँ
ये विशाखापट्टनम, ये तटीय क्षेत्रों में वहीं पे होगा, हैदराबाद में है ये। ओके, और लोकेशन कहाँ पे, इनके अंदर। ओके, और ये भाई ये संस्था किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इधर आपके कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और इधर आपके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेत्तूर की, तो मेत्तूर डैम जो है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। ठीक, और ये भाई आपका पड़ जाएगा कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बात करते हैं, मयूराक्षी हो गया, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। हीराकुंड कहां हो गया आपका, ओडिशा में, जो महानदी है। नागार्जुन सागर हो गया वो कृष्णा नदी पे, इसको कृष्णा नदी पे। ओके, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ये परियोजना हो गई। ठीक है, और मयूराक्षी जो है, मयूराक्षी नदी पर ही वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। क्लियर है, तो ये जो है इनका मैचिंग आप ध्यान रखेंगे, किस नदी पे कौन सा डैम है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं, तो इसको मैच कर लेंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग, 1 and 3 and 2 and 4, 1 3 2 4, दैट इज ए। ओके, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे, फरक्का, इधर कुछ डैम दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ प्रदेश दिए गए। फरक्का गंगा नदी पे कहां पड़ेगा भाई, ये वेस्ट बंगाल हो गया। घाट प्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा नदी पे। ओके, और घाट प्रभा किसकी है, कृष्णा की, ये सहायक, जो कि आपकी कहां पड़ेगी, कर्नाटक में हो गया। हीराकुंड अभी हमने देखा था, उड़ीसा हो गया। काकरापार अभी हमने पढ़ा था, गुजरात हो गया। ठीक है, तो इसको मैच कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ है नहीं। अलमट्टी डैम, अलमट्टी डैम जो है ये किस नदी पर है, तो अलमट्टी डैम जो है, देखें इसको अगर हम देखें तो अलमट्टी डैम हमारा, इसको एक दूसरा नाम भी है अलमट्टी का, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, और ये डैम जो है बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम देखें साउथ इंडिया में, तो यहां पे मुख्य रूप से अलमट्टी डैम, तो इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, और ये हमारा कर्नाटका में, ठीक है, हाँ, लोकेशन इसकी कर्नाटका है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा उस पर बना हुआ है। कहां गए कृष्णा नदी, ये रही। ओके, तो कृष्णा नदी पे कुछ 2-3 डैम हो गए बड़े महत्वपूर्ण, एक अलमट्टी हो गया, दूसरा आपका नागार्जुन सागर हो गया, और तीसरा हो गया आपका श्रीशैलम। नागार्जुन सागर अभी हमने पीछे देखा था, श्रीशैलम, ये सब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हो गए। ठीक है, और आपका अलमट्टी जो हो गया वो कर्नाटका में कृष्णा नदी पे। तो ये कुछ डैम हो गए। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो कल्पोंग, ये अरुणाचल वगैरह मत लगा देना, अरुणाचल मेघालय है ना, पूरा पूरा चांस होगा, नाम कुछ वैसा ही लगता है, तो आप लोग सोच लें। तो कल्पोंग जो नदी है वो आपका जो उत्तरी अंडमान, जो मिडिल अंडमान है, ओके ना, इन एरिया में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये अवस्थित है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ओके, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, ऊर्जा उत्पादन किया जाता है इससे जल के द्वारा। तो ये हो गया कहां पे भाई, आपका अंडमान और निकोबार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, तो यहां पे किसका किसका है, आंध्र प्रदेश का और ओडिशा का। तो इसमें हम देखें मचकुंड जो नदी परियोजना है, मचकुंड परियोजना या मचकुंड जो रिवर है, ये रिवर सिस्टम, इसकी अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा की, ठीक है ना, एक जॉइंट परियोजना है, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो इसके लाभ होते हैं इन दोनों राज्यों को मिलते हैं। ठीक है, ओके, मयूराक्षी नदी झारखंड हो गया। ओके, और इनमें झारखंड हो गया, आपका वेस्ट बंगाल, इन सबको फायदा मिलता है। नागार्जुन सागर अभी हमने बात किया था कृष्णा नदी पे, और पोचमपैड हो गया ये। ओके, इसका एक दूसरा नाम जो है वो है श्री राम सागर परियोजना। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक। तो इतने कुछ हो गए कुछ महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हो गई। अच्छा, इसका नाम ये गोदावरी नदी पे हो गया भाई, गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मचकुंड जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, वो इन दोनों का एक जॉइंट उपक्रम है। ठीक है ना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का। ठीक, आगे बढ़े भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाएगी। यहाँ पे डैम है, यहाँ पे संबंधित नदियां। तो चंबल,
चंबल की बात करें, इस पे मैंने बताया था पहले भी, 3 जो महत्वपूर्ण आपके डैम है उनके नाम याद रखेंगे कौन कौन से। मध्य प्रदेश में है आपका, इसका नाम है गांधी सागर डैम। ओके, ये कहां पे है? एमपी में। और राजस्थान में जो है आपका वो है राणा प्रताप सागर डैम। और हो गया आपका दूसरा है आपका जवाहर सागर डैम। और एक हो गया कोटा बैराज। ओके, तो ये तीनों हो गए आपके राजस्थान में, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज राजस्थान, और गांधी सागर मध्य प्रदेश। और ये सारे किस पे हैं? चंबल पे। तो राणा प्रताप चंबल पे, ठीक है। थीन डैम जो है ये रावी पे। ओके, पोंग डैम जो है वो व्यास नदी पे होगा। और सलाल जो नदी है वो सतलज नहीं है भैया, चिनाब। ओके, चिनाब पे सलाल हो गया, बगलिहार, ये सब किस पे है? चिनाब पे है। क्लियर है? तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चले हम लोग। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन और साल जो ये वृक्ष है, ये हमारे यहां अगर हम बात करें तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सागौन और साल के जो वृक्ष हैं, ठीक है ना। ओके, ये मुख्यतः ड्राई डेसिडुअस जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, वर्षा जो होती है इसके रेंज में होती है। एक इसी की तरीके से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, वहां पे 100 से 150 के बीच में जो वर्षा होती है, ऐसे वनों में ये आपके आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एनुअल रेनफॉल होती है, ठीक है। ओके, तो ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है, शुष्क पर्णपाती वन, इनमें ये साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि ये जो पतझड़ ऑटम सीजन होता है ना, ऑटम, उसके समय में क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो सके और जल को ये संचित कर पाए। क्लियर है? तो आंसर आपका ए हो गया। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? देखिए, सॉइल की बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा विस्तारित एरिया में मिट्टी पाई जाती है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ दोमट, या इसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। ओके, और ये लगभग हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल पे लगभग 43% लैंड पर ये मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? 43%। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी जो है उसका परसेंटेज आता है लगभग 18.5%, वो एरिया में वो पाई जाती है। एंड देन इसके बाद आता है आपका काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, वो पाया जाता है आपका 15% एरिया में। ये इधर क्षेत्रफल हो गया, एरिया। ओके, तो ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? जलोढ़, फिर लाल मिट्टी, और उसके बाद ब्लैक सॉइल 15%, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? जलोढ़ मिट्टी 43% के साथ सर्वाधिक क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो गंगा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इस क्षेत्र में, साथ ही साथ यानी उत्तर भारत का जो हमारा मैदान है वो हो गया, इसके साथ साथ हमारा जो तटीय मैदान है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, उनमें भी ये आपकी मृदा पाई जाती है। क्लियर है? तो ओके, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है, जिसमें खादर, बांगर आपने पढ़ा था, ये कुछ प्रमुख भूमियां भी हैं आपकी। तो ये जलोढ़ मृदा जो है मैक्सिमम क्षेत्रफल में फैली हुई है। ओके भाई, उपजाऊ होती है काफी ये। ओके, तो इसीलिए इन सब एरिया में एग्रीकल्चर काफी मात्रा में किया जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? ओके, तो चंदन की लकड़ी के अगर वृक्ष देखें, देखिए सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी के वृक्ष जो है वो कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। ओके ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु में भी बेसिकली जो नीलगिरी वाला एरिया है ना, नीलगिरी, और उन सब फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका ये महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया में मिलता है आपका, और असम में भी कुछ क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है फर्स्ट कर्नाटक, देन आपका तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमारा शिवालिक दिया नीलगिरी, अगर कर्नाटक होता है तो वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक नहीं है, नीलगिरी है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उसमें ये पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? ओके,
तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर है, चंदन की लकड़ी। ओके, भारत जो है इसके उत्पादन में वर्ल्ड में भी टॉप पोजीशन रखता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में। और इसमें ये लकड़ियां जो होती हैं सुगंधित होती हैं, ठीक है, और काफी कठोर होती हैं, ठीक। तो इनका यूज जो होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में किया जाता है, जैसे इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है ना, विदेशों में बहुत सारे इससे सामान बनते हैं, महंगे सामान जो होते हैं। ओके, इसलिए इनका रेट काफी हाई होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण आपके, ये आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलें, तो चलिए, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए, आगे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखें, कोई डाउट समस्या हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।